उन्हें डर लगता है कि उनका बच्चा खुद के साथ कुछ गलत ना कर ले। तो कहती हैं, 2 अक्षर बेशक कम पढ़ना मेरे बच्चों, जीवन में बस प्यार ज्यादा करना। कभी रात फुर्सत में बैठ तारे देखना, किसी बुजुर्ग से कहानी सुनना, 4 दोस्त ज्यादा बनाना, खूब सारी बातें करना। जुगनू तो नहीं तुम्हारे हिस्से, पर हाँ कभी किसी सरकंडे को जला गोल घुमाना, फूलों की खुशबू महसूस करना, आसपास पेड़ों से गुजरती हवा के लिए शुक्रमंद होना, कभी नदी में पैर डुबो बैठ जाना, यूं ही देर तक सूरज को जाते हुए देखना। यह फिर आएगा, पर जीवन में मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं, पर जीवन में मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं। दोस्तों, इस समय खड़ा हूँ मैं प्रतिरोध की भूमि जंतर मंतर पर, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, जो आज जो प्रतिरोध की आवाज़ बुलंद हो रही है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि हम हमेशा समझते हैं कि औरतों के प्रति ही अन्याय होता है। जितनी तरह की प्रताड़ना होती है वो महिलाओं के प्रति ही होती है, जितनी तरह की हिंसाएं होती हैं वो महिलाओं के प्रति ही होती हैं। मगर ऐसा नहीं है। मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि कोई भी दर्द की प्रताड़ना की कोई जेंडर नहीं होता। वो कोई सिर्फ पुरुषों को दर्द होता है या सिर्फ महिलाओं को दर्द होता है, ऐसा नहीं है। दर्द एक सा होता है, चाहे वो पुरुष को हो या स्त्रियों को। ये जो आप एजिटेशन मेरे पीछे देख रहे हैं, ये उन मर्दों की एजिटेशन है जो किसी न किसी तरह से जो महिलाओं के प्रति जो सॉफ्ट कानून बने हुए हैं, उन कानूनों का दुरुपयोग करके किस तरह से पुरुषों को जो है महिलाएं परेशान करती हैं। डिवोर्स के केस में, सेक्सुअल असॉल्ट के केस में, बिना रेप के हुए रेप के आरोप, तो इस तरह के आरोपों से कहीं न कहीं आदमी भी जो प्रताड़ित हो रहे हैं, और आदमियों की जो है प्रताड़ना को कोई इतना महत्व नहीं देता जितना एक महिला के जो है प्रताड़ना को महत्व दिया जाता है। तो दर्द जो है एक जैसा होता है, चाहे वो पुरुष को हो चाहे आदमियों को हो। आज यहाँ जंतर मंतर जो कि एक प्रतिरोध की भूमि है, संसद यहाँ से मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर जो ऐसे लोग इकट्ठे हुए हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पर ये लोग अपने जो दर्द हैं, जो इनको विभिन्न प्रकार से जो इनकी पत्नियों ने या इनकी गर्लफ्रेंड ने या लिव इन में ये लोग रहे हैं, तो किस तरह से सॉफ्ट कानूनों का जो है सहारा लेकर पुरुषों को प्रताड़ित किया जाता रहा है। तो ये और सच है कि यहाँ पर जिस तरह से महिलाएं अपने दर्द को बयां कर पाती हैं, पुरुष अक्सर जो है एक ताबू है कि नहीं कह पाते हैं कि पुरुषों की भी प्रताड़ना होती है। प्रताड़ना किसी की भी हो सकती है, स्त्री की भी हो सकती है, पुरुष की भी हो सकती है। और जिस संवेदना के साथ, जिस सहानुभूति के साथ, जैसे महिला आयोग है, और महिला आयोग इस तरह की किसी भी महिलाओं के प्रति जो है प्रताड़ना होता है तो कई बार स्वतः संज्ञान लेता है या महिलाएं वहाँ पे अप्रोच करती हैं। मगर इसी तरह की प्रताड़ना जब पुरुषों के साथ होता है तो पुरुष कहाँ जाएं? उनके लिए भी क्या कोई आयोग है? क्या कोई पुरुष आयोग है जहां पर जाकर जो है पुरुष अपने प्रति महिला के द्वारा किए गए प्रताड़ना की आवाज़ के लिए जो है कंप्लेंट दर्ज करा सके, अपनी बात कह सके, उसको जो है एड्रेस किया जा सके? पर यदि सही मायनों में किसी पुरुष ने किसी भी महिला को प्रताड़ित किया है, असॉल्ट किया है, सेक्सुअल असॉल्ट किया है, रेप किया है, तो उनके प्रति जो है कड़ी से कड़ी जो है विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। मगर ये एक तरफा नज़रिया नहीं रखना चाहिए कि हमेशा पुरुष ही नारी को सताते हैं और नारियां जो हैं बिल्कुल जो है अबला हैं, भोली हैं। तो सरकारों को ये देखना चाहिए कि इस तरह के जो पुरुषों के ऊपर महिलाओं के द्वारा प्रताड़ना के हजारों लाखों केस जो है आज पेंडिंग पड़े हैं फैमिली कोर्ट में। कई बार तो जो प्रताड़ना इसलिए की जाती है ताकि जो है एक बड़ी राशि आदमी से उगाही जा सके, और कई बार जो है महिलाओं की प्रताड़ना
इस लेवल तक बढ़ जाती है कि हमने पीछे जो है आत्महत्याएं देखी हैं, लाइव आत्महत्याएं देखी हैं। आत्महत्याओं से पहले लोगों ने जो है मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के ऊपर अपने दर्द को साझा किया है। तो इस तरह से कानून का जो है गलत जो इस्तेमाल हो रहा है उसको जो है रोका जाना चाहिए। और बार बार ये जो है मैं ये कहता हूँ कि दर्द, प्रताड़ना और असॉल्ट किसी के भी प्रति हो, उसकी कोई जेंडर नहीं होता। पुरुष और नारी दोनों को बराबर ही दर्द होता है। तो ऐसी ही अपनी कथाएं और व्यथाएं लेकर आज पुरुष यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जंतर मंतर पर। किसी से शेयर करते हैं कि हमारे ऊपर फर्जी केस है या हमारे पे कोई झूठा आरोप लगा हुआ है या हमें अंदेशा है कि हमारे ऊपर झूठा केस हो जाएगा, आपको आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आप ही की नैया में सवार होंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको गाइड करेंगे। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने ही कोकून में बंद हो जाते हैं, किसी से शेयर नहीं करते, किसी को बताते नहीं हैं, किसी के साथ जुड़ते नहीं हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आज कहाँ से दूर से, दिल्ली के दूर दराज जगहों से, दिल्ली के बाहर से मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग आए हुए हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग कम से कम इतनी हिम्मत रखते हैं कि आप अपने लिए नहीं लेकिन एक बड़ी मुहिम के लिए आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। हम लोग पिछले 13-14 साल से अलग अलग लेवल पे, अलग अलग तरीके से अपनी मुहिम को लेके जा रहे हैं। अलग अलग NGOs हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, कोई हेल्पलाइंस रन कर रहे हैं, कोई सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स चला रहे हैं। अभी जैसे हम शेयर कर रहे थे कि RTIs लगाई जा रही हैं। हम लोगों ने बहुत सारे PILs में इंटरवेंशंस करी है, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो हम 498A जैसे कानून को हम लोग उसको वाटर डाउन कर रहे हैं। 498A जैसे कानून जहाँ पर पहले, आज से 12 साल पहले जब एक कंप्लेंट होती थी तो सीधा FIR हो जाती थी। कोई भी व्यक्ति अगर आता था, हमसे मिलता था, बताता था, तो चांसेस होते थे कि 10 में से 5 लोग जो हैं वो अरेस्ट हो गए होंगे, उनके फैमिली मेंबर्स अरेस्ट हो गए होंगे, उनके पेरेंट्स अरेस्ट हो गए होंगे। 5-5, 6-6 महीने जेल में लोगों को रहना पड़ता था, वकील करने पड़ते थे और उसके बाद उनको बेल मिलती थी। आज की डेट में अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे ना तो शायद ही कोई होगा जो 498 में अरेस्ट हुआ होगा। ये बदलाव हमने देखा है पिछले कुछ सालों में, और ये बदलाव आप ही जैसे लोगों की मेहनत से, बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनकी मुहिम से ये लोग पूछते हैं कि आप इतने समय से काम कर रहे हैं, क्या बदलाव आया है। लोगों को लगता है कि शायद ये मुहिम बहुत स्लो चल रही है, बदलाव नहीं आया। लेकिन जो लोग इसको पिछले 12, 13, 14 सालों से देख रहे हैं वो ये भी देख रहे हैं कि बदलाव ज़रूर आया है। आज किसी भी तबके में आप खड़े हो जाओ और आप बोल दो कि कानून का दुरुपयोग होता है, आपको सपोर्ट मिलेगा, ये बदलाव आया है। आप सोशल मीडिया में चले जाओ, आप ट्वीट करो, आप बोलो कि कानूनों का दुरुपयोग कर रहा है, आपको सपोर्ट मिलेगा। आप किसी भी महकमे में चले जाओ, आपकी बात सुनी जाएगी। 498A में डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होता। अभी हमारी बातचीत हो रही थी कि CAW सेल में जो अब जो दिल्ली से बाहर के जिनके केसेस हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अपने केसेस को अटेंड कर रहे हैं, उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ता। माँ तो कहती है मरना कोई मामा के घर जाना नहीं, यहाँ आना जाना लगा रहे। कोई जगह सताए तो बदल लेना, पर जीवन मत छोड़ना, पर जीवन मत छोड़ना। कभी जीने का मन ना भी हो तो जी लेना। कुछ गलत हो जाए स्वीकार कर लेना, हाँ गलती हो गई। इज्जत जीवन से छोटी होती है, इज्जत जीवन से छोटी होती है। जीवन हर हाल में बड़ा होता है। जब भी घुटन हो, मरने का ख्याल आए, मरना जीवन पर हावी होने लगे तो बात कुछ दिन टाल देना। सोचना अपने किसी करीबी का जाना, उस माँ का विलाप याद करना, उस पिता की झुकी गर्दन याद करना, अपने ही बच्चे का पोस्टमार्टम होती हड्डियों पर हथौड़ी की चोट को सुनना, छाती फटती है। कितना दर्द होता है इन्हीं हाथों से झूले झूलते बच्चों को फांसी से उतारना। सबसे बोझिल होती है
अपने बच्चे की अर्थी। तुम्हारे जाने से कोई उम्र भर तुम्हारे जाने का दुख मनाएगा, कोई चश्मा संभाल रखेगा, कोई किताब देख खूब रोएगा, कोई मैली शर्ट कई बरसों तक नहीं धोएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हार जाने का मतलब मरना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, हार जाने का मतलब मरना नहीं है। हार जाने का मतलब है एक काम था जो हमसे नहीं हुआ। बस पीसीआर की कॉल हुई, पुलिस आई, पुलिस ने समझाया लड़की के परिवार को कि आप लोग बैठ के बात करो, अगर ऐसा हुआ तो ये शादी नहीं चलेगी। कोई भी नहीं आया उनके परिवार से। उल्टा मेरी मदर ने जब बुलाना चाहा तो उनको ऐसे धमकियाँ आती थी, मैं एक्टिविस्ट हूँ, आपको पता नहीं मैं किस टाइप का आदमी हूँ, मैं दूसरे टाइप का आदमी हूँ। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एक महीना बीता, दूसरा महीना, तीसरा, भाई बिल्कुल परेशान पे परेशान होता चला गया। एक दिन लड़की की माँ आती हैं उनके पास रहने के लिए। भाई अपनी कंपनी से वापस घर आते हैं और उनके साथ में माँ और बेटी दोनों मिलके बहुत लड़ाई करती हैं। वो परेशान होकर मुझे गुड़गांव से बुलाता है, मैं और मेरे हस्बैंड जाते हैं, चीज़ें समझते हैं। मैंने माँ का ऐसा रूप नहीं देखा था। मैंने उसकी माँ को बोला कि आप मेरी माँ जैसी हो, मेरी माँ यहाँ पर है नहीं, अभी इंडिया से भी बाहर है, आप मुझे अपनी बेटी समझो, बताओ क्या परेशानी चल रही है। वो बाल खोल के ऐसे नाटक कि मुझे जलील किया जा रहा है, मुझे यहाँ पर जलील करने के लिए बुलाया जा रहा है, मेरे साथ बदतमीजी हो रही है, जबकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने उनको यहाँ तक बोला, आप यहाँ पर अगर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, आप मेरे साथ चलो, गुड़गांव चलो, मेरे ससुराल चलो, रहो। पर लड़की और उसकी माँ दोनों हमसे लड़ने लगे। हमारे पेरेंट्स नहीं थे वहाँ पे। हमने लड़की को बहुत समझाया, फिर भाई की स्थिति देखकर रहा नहीं गया, मैं उसको अपने साथ गुड़गांव ले आई। पीछे से ये लोग फ्लैट खाली करके भाग गए और हमें पता भी नहीं था। जब हमें पता चली तो भाई थाने गया कंप्लेन लेकर, उसकी कंप्लेन नहीं लिखी गई। कहते ये सब तो लड़कों के साथ होता है जी, हमने तो पहले भी समझाया था, लड़कों की कोई नहीं सुनता, लड़कियों की ही सुनी जाती है। भाई बहुत परेशान था, नई नई शादी है, 4 महीने की, समझ ही नहीं आ रहा रिश्ता बचाना है या कुछ एक्शन लेना है। वो फिर सबको कॉल करने लगा, लड़की की माँ को कॉल करा, लड़की के फादर को, भाई को, बुआ को। लड़की को बहुत कोशिश करी उससे बात करने की, अपनी पत्नी से बात करने की, पर उसे बहुत ह्यूमिलेट किया गया, बहुत टॉर्चर किया गया उसे। उसके ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाए गए, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, जबकि भाई ने पूरी शादी सिंगल हैंडेडली और उनकी एक एक डिमांड पूरी करते हुए की थी। कहते जी आपका बेटा चला गया तो हम किसी की बिटिया को मार दें। वी वर कंप्लीटली लॉस्ट कि व्हाट कैन वी डू। हम फिर से थाने के चक्कर लगाए हमने, फिर हम डीसीपी से सर से मिले, उनसे हमने गुहार की और उन्होंने हमारी सुनी और एफआईआर की गई। टुडे इट्स बीन 2 months एंड वी आर स्टिल वेटिंग कि क्या प्रोग्रेस चल रही है एंड व्हाट शुड वी डू टू गेट जस्टिस फॉर हिम, एंड दैट इज व्हाई आई एंड माय फैमिली इज हियर टुडे टू रिक्वेस्ट यू ऑल, any man you see around, please help them. I have lost my brother. Please don't lose your dear and near ones. शायद उस लड़की को दोबारा नहीं लेके आते तो मेरा भाई आज यहाँ पर होता। तो प्लीज यू टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड प्लीज सपोर्ट टू दिस कॉज। दर्जनों बार चक्कर काट लिया इन्होंने थाने का, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। इनकी बूढ़ी माँ दिन रात रोती रहती है लेकिन कहीं कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। मरने वालों को कोई याद नहीं रखता, खास करके वो पुरुष है। कभी भी आपके मन में ऐसा है कि मैं इस सिस्टम से निराश हूँ, परेशान हूँ और मुझे सुसाइड करना है, मरना है, तो एक बार अपने बूढ़े माँ बाप, अपनी बहन के बारे में जरूर ख्याल करना कि आपके मरने के बाद उनका क्या होगा। आप तो मर जाओगे और वो इसी तरह गले में आपके नाम का आपकी फोटो लगा के पट्टा बांध के दर दर ठोकरे खाएंगे कि मेरे बेटे को इंसाफ दे दो, मेरे बेटे को इंसाफ दे दो, और वो भीख मांगते मांगते मर जाएंगे। लेकिन ये बहरा गूंगा सिस्टम उन
उनकी बात नहीं सुनेगा, आपको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए लड़िए जितना भी हो सके, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है, लेट अस फाइट, लेट अस नॉट सुसाइड। सो इसलिए हम सबको कहते हैं जो भी हमारे पास आते हैं, नो फाइट, नो, सिर्फ हमें लड़ना है, नो सुसाइड, ओनली फाइट। तो हम कोशिश जरूर करेंगे कि इन्हें न्याय मिले, लेकिन ये आपके पास एक उदाहरण है कि मरने के बाद कोई न्याय नहीं मिलता, कोई जस्टिस नहीं मिलता, इसीलिए किसी भी कीमत में हमें सुसाइड नहीं करना है। थैंक यू।